अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ मी आलिया सीर। हम जो आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आइसोलेशन क्या है, आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म किसे कहते हैं, आइसोलेशन की टाइप्स क्या हैं और मतलब किन किन वजूहात की वजह से आइसोलेशन होती है, और इसी में हम कुछ इसकी जो है सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इसमें मतलब आइसोलेशन की हमें डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए और आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म क्या होता है और जो डिफरेंट टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और इसकी जो मेन 2 टाइप्स हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले जो है आइसोलेशन की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि आइसोलेशन होता क्या है। जो आइसोलेशन है वो जो सिंगल पॉपुलेशन होती है किसी एक एरिया में रह रही होती है, वो 2 और या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में उनकी डिवीज़न हो जाती है। अब उनकी जो है वो ग्रुप्स में डिवीज़न क्यों होती है या किस तरह होती है, ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है, और इसकी डिस्कशन को हम आइसोलेटिंग जो है मैकेनिज़्म कहते हैं। अब जो पॉपुलेशन है उसकी 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में जो डिवीज़न होती है वो किसी भी बैरियर की वजह से होती है कि फॉर इंटरब्रीडिंग, कि कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है, कि कोई भी चेंज आ जाता है पॉपुलेशन के दरमियान, और या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है कि स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो जाती हैं ऑर्गेनिजम्स की, वो एक दूसरे के साथ उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कंपैटिबल ही नहीं रहते, या वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड ही नहीं कर सकते, उसको हम आइसोलेशन कहते हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा प्रोसेस हैं जिससे हम आइसोलेशन को हम डिस्कस करेंगे, और ये कि किस तरह एक ही जगह पे रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाती है। अब जो आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म है वो सबसे पहले डॉब्सन ने दिया था, कि उसने इसके बारे में बताया था कि आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म क्या होता है। इसके बाद जो है वो कैटेगराइज़ किया गया है आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म को। जो आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म है उसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, यानी आइसोलेशन की 2 टाइप्स हैं। एक जियोग्राफिकल आइसोलेशन है कि जियोग्राफी में कैसे चेंज आता है, एक एरिया में कौन सा एक ऐसा बैरियर आता है जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो जाती है, यानी वो दोनों ही अलग स्पीशीज़ बन जाती हैं। उसको हम जियोग्राफिकल आइसोलेशन में डिस्कस करेंगे। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आता है कि कौन सी ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज़म हैं या जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ही नहीं रहती इंटरब्रीड करने के लिए। ठीक है, हम जो आइसोलेशन है उसको आइसोलेशन है उसमें हमने मेन जो डिस्कस करना है वो इंटरब्रीडिंग के हवाले से करना है, कि कौन से ऐसे बैरियर्स आते हैं जिनकी वजह से जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती, बेशक वो सेम स्पीशीज़ के हों। अब जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है उसको 2 मैकेनिज़्म में डिवाइड किया गया है। एक प्री मेटिंग मैकेनिज़्म है, एक पोस्ट मेटिंग मैकेनिज़्म है। जो प्री मेटिंग मैकेनिज़्म मतलब कि मेटिंग से पहले ऐसी कौन सी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से आइसोलेशन हो जाती है। ठीक है, और पोस्ट मेटिंग मैकेनिज़्म के मेटिंग के बाद कौन सी ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से आइसोलेशन हो जाती है। अब प्री मेटिंग मैकेनिज़्म में है, जो प्री मेटिंग मैकेनिज़्म है उसकी फर्दर 4 डिवीज़न की गई हैं कि सीजनल आइसोलेशन हो सकती है। सीजनल आइसोलेशन मतलब कि जो ऑर्गेनिज़म है उसका इंटरब्रीडिंग सीज़न डिफरेंट होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर सकती। हैबिटेट आइसोलेशन है। हैबिटेट आइसोलेशन में ये कि जो ऑर्गेनिज़म है उनका हैबिटेट या हैबिट एक दूसरे से डिफरेंट होता है जिसकी वजह से वो इंटरब्रीड नहीं करती। और एथोलॉजिकल आइसोलेशन मतलब कि बिहेवियर ही ऑर्गेनिजम्स का चेंज हो जाता है जिसकी वजह से वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती। अब इसके कुछ डिवीज़न उन्होंने की हैं। विजुअल स्टिमुलाई, यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो पॉपुलेशन है वो एक नज़र ही मुख्तलिफ आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं करते। एडोटरी स्टिमुलाई है, इसमें केमिकल स्टिमुलाई है, और मैकेनिकल मैकेनिज़्म
मैकेनिकल मैकेनिज़्म में वही बात कि जो पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ही नहीं रहते मेट करने के लिए, तो इस तरह आइसोलेशन हो जाती है। और पोस्ट मेटिंग मैकेनिज़्म की भी फर्दर डिवीज़न की गई है 4 में। गमीट मोर्टेलिटी है उसमें कि जो गमीट बनता है मेटिंग के बाद वो ही मर जाता है। मोर्टेलिटी का मतलब यही होता है कि मर जाना। और जाइगोट मोर्टेलिटी के अगर जाइगोट बन गया है यानी फर्टिलाइजेशन हो गई है, जाइगोट बन गया है, तो फिर जाइगोट का मर जाना वो हो जाए। और जाइगोट इनवायबिलिटी यानी जाइगोट का इनवायबल हो जाना, यानी जाइगोट जो है वो सर्वाइव ही ना कर सके, यानी उसका बचना नामुमकिन हो। और हाइब्रिड स्टेरिलिटी के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो कोई ऐसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दें जो कि स्टेराइल हो और फर्दर जो है वो इंटरब्रीड नहीं कर सकता, यानी वो फर्दर बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो ये इसको हाइब्रिड स्टेरिलिटी कहेंगे। इसके बाद जो पहली टाइप है वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है। अब जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशंस जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, कि सिंगल पॉपुलेशन जो है वो सेपरेट हो जाती है कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से। अब जियोग्राफिकल बैरियर कैसे आता है, ये एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगी कि कोई भी पॉपुलेशन एक जगह पे रह रही है, वो सेम स्पीशीज़ हैं। अब मतलब एक माउंटेन पे रह रही है, ये फ़र्ज़ करें कि एक स्पीशी जो पॉपुलेशन है वो माउंटेन पे रह रही है। अब उसके दरमियान में से जो है वो रिवर बहना शुरू हो गया। अब उसके हो गए हैं 2 पार्ट्स, यानी दरमियान में रिवर बह रहा है, एक माउंटेन का पार्ट इस तरफ और दूसरा उस तरफ। अब जो ऑर्गेनिज़म्स हैं यानी एनिमल्स हैं वो जो माउंटेन की एक साइड वाले दूसरे साइड वाले के जो ऑर्गेनिज़म्स या एनिमल्स हैं उनसे इंटरब्रीड नहीं कर सकते, सिवाय ये कि बर्ड्स हैं वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, क्योंकि मतलब उन्होंने तो उड़ जाना होता है और वो दूसरे माउंटेन की दूसरी साइड पे जा सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते। इस तरह जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाती है कि कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर आता है, कोई भी रुकावट बनती है जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है, और वो इस हद तक डिफरेंट हो जाती है कि वो दोनों अलग अलग स्पीशीज़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ वो बिल्कुल इंटरब्रीड नहीं कर सकती। ठीक है, अब जो इस पॉपुलेशंस को यानी जो इंटरब्रीड नहीं कर सकती उसको हम एलोपैट्रिक जो है वो कहेंगे, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहेंगे। ठीक है, और जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट होती है। अब उसमें नीचे एग्जांपल में भी उन्होंने यही बात की है कि इसकी अगर हम स्मॉल स्ट्रीम जो है वो अगर बैरियर है, एक अफेक्टिव बैरियर है यानी जियोग्राफिकल बैरियर है, उसकी वजह से जो लैंड इंसेक्ट हैं और मैमल्स हैं उनकी इंटरब्रीडिंग के हवाले से मसला आएगा कि वो एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर सकेंगी। लेकिन जो बर्ड्स हैं वो इसमें नहीं आती, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। अब ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन में जो इसकी मेन बात है वो यही है कि कोई भी जियोग्राफी में चेंज आ जाता है कि जिस लैंड में वो रह रही होती है पॉपुलेशन उसमें कोई चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से 2 पोर्शंस बन जाते हैं जिसमें ऑर्गेनिज़म रहना शुरू कर देते हैं और फिर वो एक दूसरे से आइसोलेट कर जाते हैं, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नज़र आना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर सकते। अब इसमें देखें कि ये एग्जांपल है जियोग्राफिकल आइसोलेशन की कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में जो सी था उसमें लैंड का पार्ट उठा था जिसे इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है। ठीक है, ये 3.5 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था कि इस्थमस ऑफ पनामा जो है बन गया था, जो लैंड का पार्ट उठा था उसे कहा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। अब उसमें जो सी में पोर्क फिश रह रही थी इस इस्थमस ऑफ पनामा से पहले,
वो मतलब एक ही थी, सारी एक जैसी थी। लेकिन जब इस्थमस ऑफ पनामा बना, यानी वो लैंड का पार्ट उठा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में, तो दो पोर्शन हो गए सी के। अब जो पोर्क फिश जो एक साइड पे रहती है वो दूसरे साइड से डिफरेंट हो गई, यानी जो दूसरी साइड में पोर्क फिश रहती है उससे डिफरेंट हो गई। उसकी स्ट्रक्चर्स और उसकी जो उसकी मतलब स्ट्रक्चर्स हैं जो वो नज़र आती है, जैसा आपको भी नज़र आ रहा है, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई। अब वो एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर सकती। यानी जो पैसिफिक ओशन में जो पोर्क फिश रहती है उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होंगी। उसकी जो मतलब विजुअल स्टिमुलाई है, यानी जैसी वो नज़र आ रही है, अब वो एक जैसी नज़र नहीं आ रही, तो वो इंटरब्रीड भी नहीं करेंगी बाद में कि इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि इस इस्थमस ऑफ पनामा की वजह से, इस जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से इतना फ़र्क आया कि जो पोर्क फिश है जो पहले एक ही थी, यानी एक जैसी नज़र आ रही थी, जब जियोग्राफिकल बैरियर आया दो अलग अलग जो है वो उनके हैबिटेट बन गए, तो वो एक दूसरे से चेंज हो गई और फिर वो उन्होंने इंटरब्रीड नहीं किया एक दूसरे से, या वो इंटरब्रीड कर ही नहीं सकती उससे, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर्स ही डिफरेंट हो गई। तो ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन की एग्जांपल है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो सिम्पेट्रिक है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में जो है उसमें कुछ ऐसे बैरियर आते हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है। आप जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनिज़म्स की वही डिफरेंट हो जाती हैं, जैसे मैंने उसमें भी बताया। तो फिर वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती और उनकी रिप्रोडक्शन आगे नहीं हो सकती, ठीक है। ये सिंपल सा है। इसमें जो है वो कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जब हो जाती है तो वो पॉपुलेशंस के जो जीन्स हैं वो एक्सचेंज नहीं करने देते, और जो इट आल्सो आइसोलेट द जीन पूल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में जो मैंने पहले भी मतलब पीछे टाइप्स में एक्सप्लेन किया कि उसमें प्री मेटिंग और पोस्ट मेटिंग जो है उसकी दो टाइप हैं, कि उसको दो में क्लासीफाई किया गया कि प्री मेटिंग, मेटिंग से पहले कौन कौन सी ऐसी बैरियर आ जाते हैं जिसकी वजह से आइसोलेशन हो जाती है, और पोस्ट मेटिंग क्या है कि मेटिंग के बाद, यानी कि अगर गैमीट्स हैं या वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है तो उनमें कौन कौन सी ऐसी चेंजेस आती है जिसकी वजह से आइसोलेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में था। दिस इज़ ऑल अबाउट माय टॉपिक। थैंक्स, डू शेयर एंड लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।